कविता थपलियाल। सीएनबीसी आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम पहला कदम में आप सभी का स्वागत है। पिछले कई दिनों से हम बात कर रहे हैं इक्विटी यानी शेयर बाजार में निवेश की, और हम डीमैट, ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक एक्सचेंज और सेटलमेंट को लेकर भी यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ज्यादातर सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमें लिख सकते हैं पहला कदम के फेसबुक के पेज पर, या फिर हमारी वेबसाइट pehlakadam.in पर भी, या फिर आप एसएमएस के जरिए भी अपना संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं इक्विटी, निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े एक नए टॉपिक के साथ, और एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ है सीएनबीसी आवाज के मार्केट अटॉर्नी सिंह भी। अनिल जी, यहाँ पे पहला कदम में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए हम ट्रेडिंग समझेंगे। ट्रेडिंग के इस पहलू को समझेंगे कि अगर हम शेयर बाजार को समझना चाहते हैं तो उसकी बारीकियां, जैसे कि वो कब खुलता है, कब क्लोजिंग होती है, कब हमें अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहिए, कितने तरह के ऑर्डर होते हैं, बहुत सारे सवाल एक आम ट्रेडर या निवेशक के जहन में जरूर आएंगे। तो यहाँ पर आज हम एकदम बेसिक लेवल की चर्चा से शुरुआत करते हैं। स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग आवर्स कितने घंटे के होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कि ट्रेडिंग का मतलब ये है खरीदना और बेचना। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग का मतलब ट्रेडर से रिलेटेड है। इन्वेस्टर को भी ट्रेड करना होता है और ट्रेडर को भी। तो ट्रेडिंग समझने का मतलब सिर्फ ट्रेडर के लिए जरूरी हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निवेशकों को भी ट्रेडिंग उतना ही समझना जरूरी है। अब जैसा हमने पहले बताया कि आपको ट्रेड करने के लिए एक ब्रोकर के पास अकाउंट खोलना होता है, और उस ब्रोकर के जरिए आप एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हैं और आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, खरीदा या बेचना कर सकते हैं। अब हर एक चीज का नियत समय होता है, वैसे ही ट्रेडिंग का भी एक समय है। ट्रेडिंग का समय सुबह 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक है। ट्रेडिंग का समय है, बिल्कुल। ये 9:15 से 3:30 का समय उस वक्त कंटिन्यूअस ट्रेडिंग सेशन इसे कहा जाता है। यानी कि लगातार शेयरों में खरीदारी बिकवाली जारी रहती है। तो ये बेसिकली एक आम इन्वेस्टर को या ट्रेडर को समझना चाहिए। हमारे लिए समय 9:15 से 3:30 तक का है। और कब होता है? जनरली सोमवार से शुक्रवार, और कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ छुट्टियां होती है, वो बैंक हॉलीडेज के दिन हो सकती है। जरूरी नहीं कि सारे के सारे बैंक हॉलीडेज के दिन बाजार बंद रहे। तो बाजार कब बंद है ये देखने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, आप एनएससी और बीएससी की साइट पर जाइए, वहां पर ट्रेडिंग हॉलीडेज की एक लिस्ट होती है कि किन किन दिन बाजार बंद है। वो लिस्ट आप देख लीजिए। तो उन लिस्ट के अलावा जो सैटरडे संडे हैं उन्हें छोड़ दीजिए, उसके अलावा तमाम दिनों में पूरे साल भर में बाजार खुले रहते हैं। तो ये 3:15 से 3:30 तक की, 9:15 से 3:30 तक का जो समय है, ये तो है कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन। लेकिन इसके अलावा भी प्री ओपनिंग, बिल्कुल, मैं उसी पर आना चाहती थी। क्या हम प्री ओपनिंग सेशन में ट्रेड भी डाल सकते हैं? और प्री ओपनिंग सेशन का मकसद क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, प्री ओपनिंग सेशन का जैसा मतलब है हिंदी में कि किसी सेशन के शुरू होने के पहले का समय। राइट। जब हमने कहा कि 9:15 बजे ट्रेडिंग शुरू होती है, लेकिन प्री ओपनिंग सेशन शुरू होता है 9 बजे। वही, लेकिन उसमें क्या हमें लाइव भाव उतरते हुए चढ़ते हुए दिखाई देता है? बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल दिखता है। और प्री ओपनिंग सेशन में जनरली 9:07 के आसपास तक आप ऑर्डर डाल सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। किसी भी शेयर में जिसमें आप खरीदना या बेचना चाहें, अपनी प्राइस के हिसाब से ऑर्डर डाल सकते हैं। किसी एक रैंडम टाइम पर, जो कि 9:07 8 के आसपास एक्सचेंज डिसाइड करता है, वो आपको हमें पता नहीं चलता। वो आप ये मानकर चलें कि 9:06 के बाद कभी भी वो कट ऑफ टाइम आ जाएगा। उससे पहले आपको जो ऑर्डर कैंसिल करने हैं वो कर दीजिए, जो डालना है डाल दीजिए, जो मॉडिफाई करना है कर दीजिए। उसके बाद एक्सचेंज एक प्राइस डिसाइड करता है। जो भी ऑर्डर्स आए, समझिए आपने बेचने का डाला होगा, मैंने खरीदने का डाला होगा, ऐसे बाजार के तमाम लोग ऑर्डर्स डालते हैं जिन्हें इंटरेस्ट है प्री ओपनिंग सेशन में ट्रेड करने का। उनके ऑर्डर को एक्सचेंज वैल्यू करता है और देखता है कि किस प्राइस पर ओपनिंग प्राइस होनी चाहिए, और उस ओपनिंग प्राइस पर ट्रेड होते हैं। तो सबको एक ही प्राइस मिलती है, ओपनिंग प्राइस। अब प्री ओपनिंग सेशन की अहमियत क्या है? फर्ज करें कि किसी दिन किसी शेयर में या बाजार में उतार चढ़ाव वाली बड़ी बात हो गई, ठीक है। जैसे कि रिजल्ट, किसी दिन आज शाम को समझिए कि किसी एक बड़ी कंपनी के रिजल्ट आए। अब कल बाजार खुलने के बाद उस शेयर में एक्शन शुरू होगा। अब रिजल्ट के दम पे या तो वो शेयर बड़ा ऊपर या बड़ा नीचे खुलने वाला है। अब पहली टिक जब 9:15 पर ये खुलेगा, तो अचानक से समझिए खराब रिजल्ट आए, 7-8%, 10% खुलना है, तो वो बहुत लोगों को चांस नहीं मिलता खरीदने का या बेचने का। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि प्री ओपनिंग सेशन कंडक्ट किया जाता है, और उस प्री ओपनिंग सेशन में जिनको खरीदना है, जिनको बेचना है, वो एक पर्टिकुलर प्राइस पर ऑर्डर डाल दें। अगर उनके ऑर्डर मैच हो गए तो उनका काम हो गया,
सिंपल। तो इसलिए प्री ओपनिंग सेशन की अहमियत यह है कि जब कभी भी शेयर में या पूरे बाजार में बड़े उतार या बड़े चढ़ाव के साथ कोई ट्रेड होने की संभावना होती है, तो उस संभावना को ट्रेड करने के लिए आपको प्री ओपनिंग सेशन की एक अहमियत है, वहां पर आप कर सकते हैं। हालांकि प्री ओपनिंग सेशन में बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं होते हैं, कम होते हैं, पार्टिसिपेशन कम होता है, लेकिन फिर भी एक तरह से किसी के लिए एंट्री या एग्जिट पहले करना हो तो ये एक मौका बनता है। ग्लोबल बाजारों का असर भी हम देखते हैं क्या प्री ओपनिंग सेशन में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर समझिए कि ग्लोबल मार्केट्स बड़ी तेजी से गिर गए या मेटल्स बड़ी तेजी से गिरे हैं ग्लोबल मार्केट्स में, या क्रूड में गिरावट आई है, तो जाहिर सी बात है क्रूड से जुड़े हुए शेयर या मेटल से जुड़े हुए शेयर नेक्स्ट डे काफी नीचे खुलेंगे। तो अगर आपको बेचना है या बहुत नीचे खुलते हुए दिख रहे हैं तो आपको खरीदना है उस प्राइस पे, तो वो आप प्री ओपनिंग सेशन में डिसाइड करके अपना ऑर्डर डाल सकते हैं। तो अगर प्री ओपनिंग सेशन में भी एक बात कविता साफ है कि दोनों ही तरह के ऑर्डर तो होने चाहिए। Exactly, हाँ। अगर कोई बेचने वाला है तो कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए। दोनों हैं तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, लेकिन दोनों की प्राइसेस मैच नहीं हुई। समझिए प्री ओपनिंग सेशन में कोई एक स्टॉक है जिसका दाम 105 रुपए के आसपास बंद था, लगता है कि खराब खुल सकता है, तो किसी ने 100 में बेचने का डाला है, किसी ने 101 में डाला है, किसी ने 99 में डाला है। उसी तरह से कोई लेना भी चाहता है उस शेयर को, कोई 100 में लेना चाहता है, कोई 101 में। तो अगर ये दोनों प्राइसेस मैच हो रही है तो ट्रेड हो जाएगा। तो सेलर और बाय की प्राइस मैच होना जरूरी है। बिल्कुल, जाके प्राइस डिस्कवरी भी होती है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि प्री ओपनिंग सेशन में मैं जो भी कॉल लूं खरीदने का, बेचने का, वो कितना सटीक साबित होगा? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये किसके लिए ज्यादा अहमियत रखता है? सामान्यतः प्री ओपनिंग सेशन ट्रेडर्स के लिए है। क्योंकि अगर आप एक निवेशक हैं, आप हार्डली कभी कभार सौदा करते हैं, और तो आपको उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बाजार खुल जाने दें, सेटल होने दें। हम तो कई बार ये कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को शुरू के 10-15 मिनट में ट्रेड करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब काम किसका है? ट्रेडर्स का। जब प्राइस मूवमेंट बड़ा फास्ट हो रहा है, फटाफट खरीदो, फटाफट बेचो, प्री ओपनिंग सेशन में ले लिया, कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन में बेच दिया, ये सब ट्रेडर्स के काम है। तो जिन ट्रेडर्स को अपनी या कल की पुरानी कोई पोजीशन है उसको खत्म करना है, उसको रिवर्स करना है, तो ये सारे ट्रेडर्स के काम है। तो जनरली प्री ओपनिंग सेशन एक्टिव ट्रेडर्स के लिए है, या फिर उन लोगों के लिए कि जिन्हें ये पता है कि अगर कोई स्टॉक 3% भी नीचे खुल रहा है प्री ओपनिंग सेशन में, तब भी मुझे बेचना है, बाद में हो सकता है 8-10% गिर जाए, तो उतनी कैलकुलेशन है ना, और किसी न्यूज की उतनी समझ होना जरूरी है। तो हम क्या राय देंगे? अगर आप एक स्किल ट्रेडर हैं, बहुत अच्छे से ट्रेडिंग करना जानते हैं, आपको प्राइस मूवमेंट बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो फिर आप प्री ओपनिंग सेशन पे ज्यादा फोकस करिए। अदरवाइज इन्वेस्टर्स के लिहाज से बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। प्री ओपनिंग सेशन छोड़ दें, 9:15 से 3:30 पूरा टाइम पड़ा है ना, पूरा दिन भर आराम से ट्रेड कीजिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। प्री क्लोजिंग पे हमने बात कर ली है, प्री ओपनिंग में बात कर ली है, लेकिन अब ट्रेड एग्जीक्यूशन पर कैसे फोकस किया जाए, इसको कैसे समझा जाए? ट्रेड एग्जीक्यूशन का तरीका वही जो हमने समझा है कि आप अपने ब्रोकर को फोन करें, उनके डीलर को या फिर रिलेशनशिप मैनेजर को आप ऑर्डर प्लेस कर दें। ऑनलाइन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो ऑनलाइन ट्रेडिंग में आप अपना अकाउंट खोलकर इंटरनेट पर खुद ट्रेड कर सकते हैं। तरीके अलग अलग हैं, आप कौन सा तरीका पसंद करती हैं उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ट्रेड करने के लिए ऑर्डर प्लेस करने के अलग अलग तरीके हैं। जो सामान्यतः सबसे पॉपुलर तरीका है ऑर्डर प्लेस करने का, उसको कहते हैं हम लिमिट ऑर्डर। यानी कि कोई भी शेयर आप खरीदना या बेचना चाहते हैं तो किसी प्राइस पर, है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आप किसी भी भाव में कोई भी शेयर खरीदना चाहेंगे या बेचना चाहेंगे। समझिए आपके पास HDFC बैंक पड़ा है, आप ये कहेंगे मुझे 1100 में बेचना है, या अगर आप खरीदना चाहते तो आप कहेंगे मुझे 1090 में खरीदना है। तो जिस प्राइस पर आप खरीदना या बेचना चाहते हैं उस प्राइस का अगर आप ऑर्डर सिस्टम में डालते हैं तो उसको कहते हैं लिमिट ऑर्डर। और लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या है? जिस प्राइस पे आपने खरीदने का ऑर्डर डाला उस प्राइस पर या उसके नीचे कोई आदमी शेयर बेचने के लिए तैयार है तो आपको शेयर मिल जाएगा। लेकिन अगर वो प्राइस नहीं चल रही तो आपका ऑर्डर रहेगा पेंडिंग, आपको कोई शेयर नहीं मिलेगा जब तक कि वो प्राइस ना आ जाए। और चूंकि आप लिमिट ऑर्डर डाल रही हैं, आपको पता है कि मैं इस प्राइस से ज्यादा खरीदना नहीं चाहती, तो फिर आपका ऑर्डर पेंडिंग रहेगा। हो सकता है दिन भर के दौरान आपको प्राइस मिले, नहीं मिली अगर प्राइस समझिए तो फिर वो दिन के अंत में आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये लिमिट ऑर्डर की खासियत है, चाहे वो खरीदने की तरफ हो, इसी तरह से आप बेचना चाहें तब भी आप ये कह देंगे मुझे ये शेयर इसी दाम में बेचना है, इससे नीचे मैं नहीं बेचना चाहती, और आप वो ऑर्डर डाल के छोड़ दीजिए। प्राइस आ गई तो ठीक, नहीं आई तो आप फिर से ट्राई करिए अगले दिन।
बिल्कुल। ऐसे कई तरह के ऑर्डर्स होंगे जो हमें समझने जरूरी हैं। हाँ बिल्कुल, कई सारे ऑर्डर्स हैं, अलग अलग तरीके के ऑर्डर्स हैं जिनमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पॉपुलर तो लिमिट ऑर्डर है। दूसरा बड़ा पॉपुलर ऑर्डर है वो है मार्केट ऑर्डर। ओके। मार्केट ऑर्डर जनरली ट्रेडर्स के काम का है। अगर आपको खबरों के दम पर एक्शन करना है, फटाफट ट्रेड करना है, तो आप इंतजार नहीं करते कि मैं इस प्राइस से आराम से खरीदूंगा या बेचूंगा। ट्रेडर्स को क्या होता है, फटाफट लेना है, फटाफट बेचना है। तो ऐसी सिचुएशन में वो मार्केट ऑर्डर डालते हैं। और मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या है, समझिए, मैंने कोई स्टॉक खरीदने के लिए मार्केट ऑर्डर डाला। अब होगा क्या, किसी भी प्राइस में सेलर है तो वो प्राइस में मुझे स्टॉक मिलेगा। मार्केट ऑर्डर है, क्योंकि मैं कोई लिमिट नहीं रख रहा यहाँ पे। ये बड़ा फर्क है, समझने की जरूरत है। तो अब अगर आप कोई टाटा स्टील, टाटा मोटर, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसे लिक्विड शेयर खरीद रहे हैं तब तो ठीक है, और कोई बड़ी क्वांटिटी आपकी है नहीं, 100, 200, 500 शेयर खरीद रहे हैं, तब तो आपको कोई बहुत बड़ा ऊपर भी मिलने वाला हो ऐसा लगता नहीं। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं, छोटे स्टॉक्स होते हैं, कम लिक्विड स्टॉक होते हैं, और अगर आपने वो बड़ी क्वांटिटी में खरीदने का मन बना लिया और आपने मार्केट ऑर्डर डाल दिया, तो हो सकता है वो ऑर्डर आपका 2%, 3%, 5% ऊपर तक हो। तो मार्केट ऑर्डर में जब आपका ऑर्डर सिस्टम में जाता है, वो ये नहीं देखता कि किस प्राइस पर सेलर अवेलेबल है। जिस प्राइस पर सेलर अवेलेबल है वो इसी प्राइस पर स्टॉक खरीद कर आपको दे देगा। ठीक उसी तरह से जब आप बेचना चाहते हैं और मार्केट ऑर्डर के जरिए बेचते हैं, तो जहां तक बायर है उस प्राइस पर वो ट्रेड हो जाएगा। तो ऐसे में आपकी इम्पैक्ट कॉस्ट, यानी कि खरीदने और बेचने की कॉस्ट, जो प्राइस चल रही है उससे ऊपर आप खरीद रहे हैं, जो प्राइस चल रही है उससे नीचे बेच रहे हैं, उससे इम्पैक्ट कॉस्ट कहते हैं, वो ज्यादा हो सकती है। तो हम ये राय देंगे कि अगर आप ट्रेडर हैं तो इलिक्विड स्टॉक में मार्केट ऑर्डर डालने के पहले सावधान रहें। बिल्कुल। तो यहाँ पर कई सारे ऑर्डर्स हैं जो हमें समझने हैं, और साथ ही और तमाम बारीकियां जिसके जरिए आप शेयर बाजार में सटीकता से निवेश कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए, पहला कदम में आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें हैं जो हमें समझनी है। हमारे साथ अनिल सिंह भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आगे बढ़ते हैं। और हम चूंकि ऑर्डर्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर कुछ अहम बातें जैसे कि गुड फॉर डे का अक्सर हम जिक्र सुनते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, ऑर्डर अलग अलग तरह के होते हैं। गुड फॉर डे का ऑर्डर का मतलब ये है कि जनरली ऑर्डर क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेशन के लिए होता है। अगर आपने सुबह सुबह 9 बजे कोई ऑर्डर डाला प्री ओपनिंग सेशन में, तो वो उसी सेशन के लिए वैलिड रहेगा। 9:08 पर अगर ट्रेड हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रेड डालते वक्त ये कहेंगे कि गुड फॉर द डे, यानी पूरे दिन के लिए, तो वो ऑर्डर 3:30 बजे तक भी रहेगा, और उसके बाद हम पोस्ट क्लोजिंग सेशन की चर्चा करेंगे, वहां तक भी रहेगा। ठीक है। तो गुड फॉर द डे का मतलब आपका ऑर्डर प्री ओपनिंग सेशन में भी रहेगा, कंटिन्यूस सेशन में भी रहेगा, और पोस्ट क्लोजिंग सेशन में भी रहेगा। तो ये तीनों ही सेशन में रहता है। तो जनरली आमतौर पर लोगों की आदत सिर्फ पर्टिकुलर सेशन के लिए ऑर्डर डालने की होती है। लेकिन कोई आदमी ये सोचता है कि अगर मुझे कोई शेयर लेना है, ठीक है, प्री ओपनिंग सेशन में मिल जाए तो ठीक, नहीं तो कंटिन्यूस सेशन में मिलेगा तो भी चलेगा, या फिर क्लोजिंग में, पोस्ट क्लोजिंग में मिल जाए तब भी चलेगा। तो ये जो ऑर्डर होते हैं वो उस तरह के ऑर्डर होते हैं जो आप पूरे दिन भर के लिए डालते हैं। इस ऑर्डर की खासियत क्या है, ये ऑर्डर दिन के बाद, बाजार बंद होने के बाद खत्म हो जाता है, नेक्स्ट डे के लिए रिपीट नहीं होता। अच्छा। कुछ केसेस में ये सुविधा मिलती है जहां पर आपको नेक्स्ट डे के लिए भी ऑर्डर कैरी करने की फैसिलिटी होती है। गुड टिल डेज। अच्छा। एक तो गुड फॉर डे, यानी कि आज के लिए। कुछ केसेस में होता है कि गुड टिल डेज। तो ये ऑर्डर्स जो हैं, जैसा कि आपने समझाया, ब्रोकर्स को इन्फॉर्म करना होगा कि हमें इस तरह का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। चाहे अगर आप खुद ऑर्डर पंच कर रही हैं ऑनलाइन सिस्टम में, तो आप जब ऑर्डर पंच करते हैं तब आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। कि मेरा ऑर्डर जो है ऑर्डर फॉर द सेशन है, ऑर्डर फॉर द डे है। और कभी कभी ये फैसिलिटी है कि गुड फॉर 3 days, 4 days, 7 days। अच्छा। वो भी होता है। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, उतने दिन के लिए वो ऑर्डर वैलिड है। और अगर 3-4 दिन के अलावा जो मैंने टाइम पीरियड दिया है, उसके बाद भी अगर प्राइस डिस्कवरी नहीं हुई, मुझे मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल, ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह का एक इंटरेस्टिंग ऑर्डर होता है जो ट्रेडर्स के काम का होता है, वो IOC बोलते हैं इसको। IOC वैसे एक स्टॉक का नाम है, लेकिन ये अलग है थोड़ा सा। इसका फुल फॉर्म है इमीडिएट और कैंसिल। जो नाम से समझ में आ जाता है, IOC से समझ में, इमीडिएट और कैंसिल, यानी कि
समझिए आपने कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने का ऑर्डर डाला। अच्छा, ठीक है, आपको 5,000 शेयर आईसीआईसीआई बैंक के खरीदने 250 रुपए में। ठीक है, आपने 250 में ऑर्डर डाला और आपने कर दिया आईओसी। ओके, अब आईओसी ऑर्डर में क्या होगा, अगर 250 रुपए में 5,000 शेयरों तक का सेलर है तो आपको शेयर आ जाएंगे। ओके, नहीं है तो आपका ऑर्डर तुरंत कैंसिल हो जाएगा। और अगर 5,000 की जगह आपको 2,000 ही मिले, 2,500 ही मिले, 3,000 ही मिले, जितने भी मिले, बाकी ऑर्डर कैंसिल। ओके, तो ये भी एक बड़ा उसमें रिस्की नहीं है ये थोड़ा सा? नहीं, ये है ना स्पीड वाला मामला है और ट्रेडिंग का मामला है। और कई बार क्या होता है कि लोग बड़ा ऑर्डर डालकर स्टॉक लेना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि स्क्रीन पर बड़ा ऑर्डर दिखे। तो ये आईओसी वाले ऑर्डर कैसे होते हैं, अचानक से गए, उस प्राइस में सेलर है तो उसका स्टॉक ले लिया, खरीद लिया, और स्क्रीन पर नजर नहीं आया, खत्म। है ना। तो कई बार बड़े स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, वो आईओसी ऑर्डर डालते हैं कि मुझे 10, 20, 25 हजार शेयर खरीदने, किसी एक शेयर की बड़ी क्वांटिटी लेनी है, लेकिन दिखाना नहीं है कि मैं बड़ी स्पीड से और बड़ी क्वांटिटी में खरीद रहा हूँ। तो वो आईओसी ऑर्डर पंच करते हैं। अच्छा, तो मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो फिर से आईओसी ऑर्डर मारेंगे। तो इतने अगर बड़े पैमाने के ऑर्डर्स होंगे अनिल जी, तो ये स्टॉक प्राइस पे तो इफेक्ट हमें दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? हाँ, स्टॉक प्राइस पर तो देखिए नेचुरली कोई अगर बड़ा एग्रेसिवली खरीद रहा है या बेच रहा है तो उसका असर तो होता ही है अनडाउटेबली। और कई बार क्या होता है कि अगर आप लिमिट ऑर्डर डालते हैं तो फिर वो ऑर्डर सिस्टम में नजर आता है, तो कई लोग सोचते हैं अरे कोई बड़ा खरीदने वाला आया है, तो फिर वो उसके ऊपर फटाफट अपनी प्राइस बढ़ाकर लेना चाहते हैं। तो उससे बचने के लिए कि मार्केट में लोगों को ज्यादा समझ में ना आए कि कोई बड़ी क्वांटिटी में खरीदा है, इसलिए भी लोग आईओसी ऑर्डर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ट्रेडर्स के लिए ज्यादा काम का है। ओके, तो ऑर्डर्स पे तो हमने ओवरऑल बात कर ही ली है, लेकिन पोस्ट क्लोजिंग का जो सेशन होता है उसमें किस तरह का कामकाज होता है और किसके लिए जरूरी होता है, क्या हमें करना चाहिए? देखिए, पोस्ट क्लोजिंग के पहले आपको यह समझना जरूरी है कि क्लोजिंग प्राइस क्या है। ओके, जब तक जनरली क्या होता है कि क्लोजिंग प्राइस का मतलब ये कि 3:30 बजे जब बाजार बंद हुए वो आपकी क्लोजिंग प्राइस है, लेकिन वो क्लोजिंग प्राइस नहीं है। 3:30 बजे जब बाजार बंद होते हैं, जो लास्ट ट्रेड होता है वो प्राइस है प्रोविजनल क्लोजिंग प्राइस। ओके, ठीक है, वो फाइनल क्लोजिंग प्राइस से मतलब क्या होगा? प्रोविजनल क्लोजिंग प्राइस से मतलब ये कि जिस समय 3:30 पर मार्केट बंद होता है तो वो सेंसेक्स और निफ्टी का लेवल या किसी भी स्टॉक प्राइस का लेवल जो आ रहा है वो आपकी प्रोविजनल क्लोजिंग प्राइस है। ओके, ठीक है, जो बंद होते हुए आपकी स्क्रीन के सामने जो जो एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस आती है वो अलग तरीके से आती है और उसका एक फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। अच्छा, उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है? बिल्कुल, वो हमें नहीं करना, बहुत मुश्किल काम है। सुपर कंप्यूटर्स चाहिए इसके लिए, तो वो एक्सचेंज करता है। ओके, कैसे करता है? आखिरी आधे घंटे में यानी 3 से 3:30 के बीच में किसी भी इंडेक्स फ्यूचर में, किसी भी स्टॉक में, किसी भी स्टॉक फ्यूचर में, यानी जो कुछ भी है उसमें आधे घंटे की वेटेड एवरेज ट्रेडिंग प्राइस क्या आई है। वेटेड एवरेज से मतलब ये है कि कितने शेयर किस प्राइस पर ट्रेड हुए हैं। समझिए किसी आखिरी आधे घंटे में किसी स्टॉक के 4 लाख शेयर ट्रेड हुए और अलग अलग प्राइस में वो ट्रेड हुए, तो उन 4 लाख शेयरों की जो प्राइस है उनको आपस में गुणा किया जाता है। फिर एवरेज निकाली जाती है और वो जो एवरेज प्राइस है एक्सचेंज कहता है कि ये फाइनल प्राइस है क्लोजिंग की। तो प्रोविजनल क्लोजिंग प्राइस में और फाइनल क्लोजिंग प्राइस में हमेशा आपको फर्क मिलेगा। तो हम किसको ट्रैक करें और फिर फाइनल क्लोजिंग प्राइस वो हमें कहाँ मिलेगी? 3:30 के बाद आएगी, बस 3:30 के बाद 3:30 से 3:40 का वक्त है। अच्छा, जनरली 1-2 मिनट बाद ही आ जाती है, लेकिन इस पीरियड में 3:30 पर आपके सामने प्राइस है, प्रोविजनल प्राइस है, और अब तो प्रोविजनल क्लोजिंग प्राइस है, और अब तो इतने फास्ट कंप्यूटर्स हैं 1 मिनट में आपको फाइनल क्लोजिंग प्राइस मिल जाती है। तो 3:31 के आसपास आप देखेंगे तो फाइनल क्लोजिंग प्राइस आपको मिल जाएगी। अरे ट्रेड तो बंद हो गया, अचानक प्राइस कैसे बदलेगी? वो प्राइस बदली नहीं है, वो एक्सचेंज ने डिक्लेयर की है कि ये फाइनल क्लोजिंग प्राइस है आपकी, और इस क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर अब आपका पोस्ट क्लोजिंग सेशन में ट्रेड होगा। तो अब जो आपका सवाल है पोस्ट क्लोजिंग सेशन का, वो मैं अब लेता हूं। तो जब आपको ये पता चल गया कि फाइनल क्लोजिंग प्राइस क्या है, तो पोस्ट क्लोजिंग प्राइस सेशन में जो ट्रेड होंगे वो फाइनल क्लोजिंग प्राइस पर होंगे। कैसे और कब? 3:40 से लेकर 4 बजे तक जो कोई भी स्टॉक्स में फाइनल क्लोजिंग प्राइस आई है उस प्राइस पर अगर आपको वो शेयर खरीदना या बेचना है तो आप ये ट्रेड कर सकते हैं। याद रहे, ये सौदे सिर्फ और सिर्फ प्री ओपनिंग सेशन वाले और पोस्ट क्लोजिंग वाले, ये सिर्फ कैश मार्केट में होते हैं।
ये फ्यूचर्स में नहीं होता है। FNO में पोस्ट क्लोजिंग और प्री ओपनिंग ये दोनों ही नहीं है, ठीक है ना। तो 3:40 से 4 बजे तक का आपके पास टाइम है। आपको पोस्ट क्लोजिंग की जो एक पर्टिकुलर प्राइस आ गई, उस प्राइस में आपको खरीदना है या बेचना है, जो ऑर्डर्स आपको पंच करने आप कर दीजिए। 20 मिनट की आपके पास 20 मिनट का विंडो है, उसमें आपको ऑर्डर पंच करना है कर दीजिए, कैंसिल करना है कर दीजिए, मॉडिफाई तो होगा नहीं, प्राइस एक ही है। उसी प्राइस पर आपको खरीदना है बेचना है। आपको लगता है कि मेरा ट्रेड रह गया और मुझे इस प्राइस पर खरीदना है बेचना है, तो वो एक फैसिलिटी है आपको, जो आप पोस्ट क्लोजिंग में एक आप ट्राई कर सकते हैं और एक ही प्राइस पर आपके सौदे होंगे। तो ये अहमियत है पोस्ट क्लोजिंग की। तो ऐसे देखा जाए तो जैसा हमने कहा कि कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन शुरू होता है 9:15 से, बंद होता है 3:30। लेकिन अगर आप लंबे तौर पर देखें तो जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं, जो हमारे जैसे एंकर्स हैं या मार्केट को ट्रैक करने वाले लोग हैं, उनके लिए 9 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम जो है वो एक्चुअल मार्केट कर रहे हैं। बिल्कुल, राइट। तो 9 से 4 एक तरह से आपके लिए बाजार है जी। लेकिन जनरली एक्टिविटी के लिहाज से, पूरा एक्शन के लिहाज से 3:15 से 3:30। और ऐसे में अगर हम ट्रेडिंग प्राइस की बात करें तो वो ट्रैक कैसे होती है और ट्रेडिंग प्राइस का यहाँ पर मतलब क्या होगा? जिस भाव में सौदा हो वो ट्रेडिंग प्राइस। अच्छा, ठीक है ना। आपने ऑर्डर तो डाल दिए, ऑर्डर आप अलग अलग तरह के लिमिट ऑर्डर डाल सकते हैं, मार्केट ऑर्डर डाल सकते हैं, गुड टिल डे, इमीडिएट और कैंसिल, अलग अलग तरह के ऑर्डर डाल दिए। लेकिन किस प्राइस पर अल्टीमेटली सौदा हो रहा है, जहां पर बायर और सेलर मैच कर रहे हैं, तो वो ट्रेडिंग प्राइस। ट्रेडिंग प्राइस का मतलब एक तरह से ऑर्डर प्राइस तो आपने किसी भाव में डाल दिया, नॉट नेसेसरी उस भाव में ट्रेड हो जाए। जैसे ट्रेड हो गया तो वो ऑर्डर प्राइस आपकी एक तरह से ट्रेडिंग प्राइस होगी, सिंपल। ओके। और ऐसे में अक्सर हम देखते हैं कि प्राइस बैंड भी नाम की कोई चीज होती है, तो वो प्राइस बैंड क्या होता है? एक किसी स्टॉक का अपर या लोअर लिमिट, वो भी हमें समझना है कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट भी क्या होता है। कोई शेयर एक दिन में कविता कितना बढ़ना या घटना चाहिए, राइट, इसकी कोई लिमिट है? घटने में 0 हो सकता है, बिल्कुल, बढ़ने में तो इनफाइनाइट है, कितना भी जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली भाई हर एक चीज के बढ़ने या गिरने की लिमिट होनी चाहिए ताकि सिस्टम आपका सेफ रहे। ओके। तो उसके लिए एक्सचेंजेस सेबी के साथ मिलकर नियम बनाते हैं कि कोई भी शेयर कितना बढ़ या गिर सकता है। जनरली कम लिक्विड शेयरों के लिए ये ज्यादा जरूरी होता है, लिक्विड शेयरों के लिए भी सबसे उतना ही जरूरी होता है। तो एक दिन में कितना एक्शन किसी शेयर में या इंडेक्स में आ सकता है उसकी लिमिट है। पहले मैं इंडेक्स बता दूं। इंडेक्स यानी कि निफ्टी, सेंसेक्स, राइट। निफ्टी और सेंसेक्स में एक दिन में मैक्सिमम 10% का मूव हो सकता है। ओके। और वो 10% का मूव होते ही एक वो इंडेक्स उस दिन के लिए ट्रेड करना बंद कर देगा, यानी ये अपर सर्किट लग जाएगा। अपर सर्किट या लोअर सर्किट, किसी भी तरफ जा सकता है, ऊपर भी नीचे भी। जैसे 10% का मूव हुआ उसके बाद थोड़ा कूलिंग पीरियड होता है। ओके। और वो कूलिंग पीरियड वो शायद 1 घंटे का होता है, आधा घंटे का या 1 घंटे का होता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। आधे से 1 घंटे का कूलिंग पीरियड होता है। उस कूलिंग पीरियड के बाद एक्सचेंज फिर से मार्केट खोलते हैं। और फिर जब कूलिंग पीरियड के बाद जब स्टॉक वापस ट्रेड होना शुरू होता है, इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स, हाँ, उसके बाद उसकी सर्किट लिमिट 5% की होती है। ओके। अगर समझिए वो फिर से सर्किट लग गई और ये सर्किट 2 बजे के पहले लगती है, तो एक और बार मार्केट को कूलिंग पीरियड देकर खोला जाता है। 2 बजे के बाद, 2 बजे के पहले हुआ है तो ओके, तब आपको और 5% की लिमिट मिलती है। ओके। अगर वो भी हो गया तो 20% पर खत्म। उसके बाद वो मार्केट उस दिन नहीं खुलेगा। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ इंडेक्स में जनरली हम 10% मानते हैं सर्किट, लेकिन होता है कि किसी भी पिछले क्वार्टर के जो क्लोजिंग प्राइस है उससे 10% का मूव गिना जाता है। अच्छा। समझिए आप इस वक्त जून क्वार्टर में है, तो 31 मार्च को जो इंडेक्स की क्लोजिंग है उससे 10% का मूव, 10, 15 और 20% का मूव गिना जाता है। तो ये तो आपके लिए सर्किट फिल्टर हो गई इंडेक्स लेवल पर कि इंडेक्स किसी एक दिन में कितना बढ़ या गिर सकता है। इसके ट्रिगर्स क्या होते हैं अनिल जी? कुछ भी, जैसे सर्किट्स कब लगे हैं, समझिए 1 वोट से सरकार गिर गई थी, उस दिन मार्केट में नीचे का सर्किट लगा था। अचानक से कोई फेवरेबल सरकार बन गई तो 10% का ऊपरी सर्किट लग जाता है। तो कोई ऐसा बड़ा रीजन होना चाहिए तेजी का या मंदी का, जिसकी वजह से बाजार अचानक से बड़ा उछाल या गिरावट दिखाए। कभी कोई ग्लोबल मार्केट्स में बड़ा क्राइसिस हो गया तो 10% का नीचे का सर्किट मार्केट में लग गया। जनरली इंडेक्स सर्किट बहुत कम लगते हैं, ओके, मतलब कई सालों में एक आध बार। तो
वो एक क्योंकि इंडेक्स का 10% मूव करना बहुत बड़ी बात है, exactly. इतनी छोटी बात नहीं, घबराहट भी आ जाती है ट्रेडर्स में। तो ये बढ़ना या गिरना दोनों ही, वॉलेटिलिटी दोनों ही तरफ है। तो इंडेक्स में वहां सर्किट लग गई 10% की, उसके बाद 5%, उसके बाद 5% का अलग अलग होता है। जो स्टॉक इंडेक्स में है या वायदा कारोबार में, एक्चुअली उनके लिए सर्किट नहीं होता प्रैक्टिकली, लेकिन सर्किट नहीं होने की वजह से क्या था कि पहले कई बार बड़े कुछ भी ऑर्डर्स गलत पंच हो गए तो बड़े फ्रीक ट्रेड हो जाते थे, 20, 25, 30, 40% ऊपर नीचे, ऐसे कई केसेस हो गए। तो फिर एक्सचेंज ने क्या किया कि इन शेयरों में भी सर्किट फिल्टर तो रखना चाहिए। तो अगर वायदा कारोबार का कोई शेयर है, इंडेक्स का कोई शेयर है, तो उसका सर्किट फिल्टर होगा 10% का। जैसे 10% का वो सर्किट फिल्टर टच हुआ, एक्सचेंज तुरंत रिव्यू करता है कि नॉर्मल रीजन से हुआ, ठीक है, हम तुरंत लिमिट खोल देते हैं। तो विद इन 1-2 मिनट में लिमिट खुल जाएगी और 5% की, फिर और 5% की, ऐसे सर्किट लगते हैं। लेकिन जो स्टॉक वायदा कारोबार में नहीं है, जो स्टॉक इंडेक्स में नहीं है, सेंसेक्स निफ्टी में नहीं है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी के सारे शेयर तो वायदा कारोबार में है, उनके लिए सर्किट फिल्टर की लिमिट अलग अलग होती है। सर्किट का मतलब क्या है, कोई एक स्टॉक किसी पर्टिकुलर दिन मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है या कितना गिर सकता है, इसे सर्किट लिमिट कहते हैं, यानी कि इस रेंज में ट्रेड करेगा। और जनरली ये सर्किट लिमिट होती है 20% की। 20% ऊपर जा सकता है या 20% नीचे जा सकता है। तो आपकी स्टॉक की ट्रेडिंग रेंज हो गई 20% ऊपर, 20% नीचे, और सर्किट लिमिट हो गई जो भाव 20% नीचे का है और जो भाव 20% ऊपर का है। तो जनरली कोई भी शेयर किसी भी एक दिन 20% से ज्यादा का मूव नहीं दिखा सकता, कैश मार्केट के जो दूसरे स्टॉक हैं। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि स्टॉक 20% का सर्किट भी लगा देते हैं, एक दिन लगाते हैं, दूसरे दिन भी लगा देते हैं, तीसरे दिन भी लगा देते हैं। तो जनरली एक्सचेंज ने क्या रूल किया कि स्टॉक कोई बहुत ज्यादा गिर रहा है या बढ़ रहा है तो उसकी सर्किट लिमिट छोटी करते जाओ। अच्छा। तो अगर किसी स्टॉक ने 2 दिन 20% की सर्किट कंटिन्यूस लगा दी, तो तीसरे दिन उसकी लिमिट 10% हो जाएगी, चौथे दिन भी 10% रहेगी, 5वें दिन शायद 5% कर देंगे। तो एक्सचेंज ने और नियम बना रखे हैं कि कोई एक स्टॉक एक हफ्ते में कितना बढ़ना चाहिए, एक महीने में कितना बढ़ना चाहिए, उसमें भी लिमिट। तो एक्सचेंज ने पूरा रेगुलेशन कर रखा है। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक रोज बढ़ता रहेगा या रोज गिरता रहेगा। तो लिमिट्स का प्रोविजन है, धीरे धीरे सर्किट लिमिट्स कम होती जाती हैं। बिल्कुल, तो और भी बारीकियां हैं जो हमें समझनी है, लेकिन फिलहाल पहला कदम में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद शुरू करेंगे दर्शकों के सवाल जवाब के सिलसिले को। बने रहिए हमारे साथ। पहला कदम में आपका फिर से स्वागत है और अब शुरुआत करते हैं दर्शकों के सवालों के साथ, जिनका जवाब देंगे अनिल सिंघवी। तो जुड़ते हैं हमारे पहले दर्शक से, जो कि गगन शर्मा अपना सवाल पूछना चाहते हैं। भोपाल से ये सवाल पूछ रहे हैं और जानना चाहते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश करते वक्त किन बातों का ख्याल इन्हें रखना चाहिए। तो वैसे तो सीएनबीसी आवाज पे लगातार हम आपको आईपीओ में पैसे लगाने की सलाह देते रहते हैं, फंडामेंटल्स बताते रहते हैं कंपनियों के, लेकिन चलिए अनिल जी बताएं कि क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, जनरली कई बार हम कहते हैं कि आईपीओ से शुरुआत करनी चाहिए नए निवेशकों को, लेकिन आईपीओ में इतना आसान भी नहीं है समझना और पैसा लगाना कि किसी भी आईपीओ में पैसा लगाएंगे और पैसा बन जाएगा। और चूंकि आईपीओ में जो कंपनी आ रही है वो पहली बार बाजार में आ रही है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, उनके बारे में लोग बहुत जानते समझते नहीं है। अब वो अलग बात है कि सेबी की तरफ से प्रोस्पेक्टस दिया जाता है और सब कुछ आप देखने करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो वो समझ पाते हैं, पढ़ते हैं, प्राइस बैंड भी ढंग से पता नहीं होता। तो अब आईपीओ में फिर पैसा लगाएं कैसे? आईपीओ में पैसा लगाने के 2-3 तरीके हैं। अगर आप पूरी रिसर्च कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टस पढ़ सकते हैं, उसके रिस्क फैक्टर्स खासतौर से कि क्या क्या जोखिम है इसमें निवेश करने की इस कंपनी में, क्योंकि वो रिस्क फैक्टर्स दिए होते हैं सेबी की तरफ से, कंपलसरी रिस्क फैक्टर दिलवाना कंपनी के प्रोस्पेक्टस में, तो वो पढ़ लें। उसके बाद आपको लगता है नहीं फिर भी मौका है तो पैसा लगाए। लेकिन मेरा ये समझना है कि हमारे जो दर्शक हैं, आम दर्शक, उनके लिए मुश्किल काम है ये पढ़ना और समझना। तो फिर शॉर्टकट क्या है? 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि जनरली आईपीओ में आजकल एंकर बुक बनती है। एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स कौन है? जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स और एफआईज। ये 4 तरह के निवेशक ऐसे हैं जो आईपीओ के पहले भी पैसा डाल सकते हैं कंपनी में, आईपीओ खुलने के 2 दिन पहले। जब वो पैसा डालते हैं उन्हें कम से कम 1 महीने तक होल्ड करना है लिस्ट होने के बाद। ऐसा नहीं कि उन्होंने पैसा डाला और पहले दिन बेच के निकल जाएंगे, नहीं,
उन्हें 1 महीना कम से कम अपना निवेश रखना होने के बाद भी रखना चाहिए, है ना? वैसे में भारी घाटा होता क्या तो अनिल जी? हाँ, तो इसीलिए वो सोच समझ के लगाएंगे। हाँ। एक तो पहले से वो बड़े फंड है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई आपको ज्यादा समझ है, आप सोच समझ के पैसा लगाइए और कम से कम आप इतना तो व्यू रखिए कि आप ज्यादा नहीं तो महीने भर होल्ड करेंगे। तो किसी आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स का रेस्पॉन्स अगर अच्छा आ रहा है तो वो पहला संकेत है। और कई बार होता है कि एंकर इन्वेस्टर्स को कंपनी देना चाहती है 10%, लेकिन डिमांड आती है 50% की। तो उससे आपको आइडिया लगता है कि अरे एंकर इन्वेस्टर बहुत ज्यादा लेने के मूड में है, इसका मतलब अभी नहीं मिल रहा है तो आईपीओ में पैसा लगाएंगे, आईपीओ में नहीं मिलेगा तो लिस्टिंग के दिन लेंगे, राइट? तो वो एक आपको अंदाजा देता है। लेकिन कविता, यहाँ पर एक बड़ी सावधानी की बात, और वो सावधानी की बात यह है, जरूरी नहीं कि अगर एंकर इन्वेस्टर्स की बुक अच्छी बने, एंकर इन्वेस्टर्स का पोर्शन सब्सक्राइब हो जाए, तब भी वो आईपीओ बहुत सुपरहिट होगा, जरूरी नहीं है। लेकिन एक संकेत है जो आप पढ़ सकते हैं। फिर दूसरा संकेत आपको क्या लेना है, उस बुक में एंकर इन्वेस्टर्स कौन कौन से हैं, किस तरह के हैं, वो देखना है, उनके नाम क्या है, उनकी रिलायबिलिटी क्या है, उनको मार्केट में कितना फॉलो किया जाता है, उससे आइडिया लगता है। और अब ये सब करना मुश्किल है तो फिर सिंपल है, आप सीएनबीसी आवाज देखिए। हम आईपीओ के वक्त जनरली तमाम आईपीओ पर राय देते हैं, हम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बताते हैं, हम मार्केट के जो लोग हैं उनसे पूछते हैं कि लिस्टिंग पे मुनाफा बनेगा या नहीं बनेगा। तो आईपीओ में पैसा लगाना अगर मेहनत करके करना है तो बहुत लंबा चौड़ा काम है। ठीक उसी तरह से जैसे आप कोई भी शेयर खरीदते बेचते उससे पहले आप उसकी पूरी रिसर्च करें। लेकिन चूंकि नए निवेशकों के लिए, छोटे निवेशकों के लिए बड़ा मुश्किल काम है, तो फिर ये 2-3 तरीके हैं, वो देखकर आप आईपीओ में पैसा लगाने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं आगरा से रजत पांडे का। और कोई शेयर ओवर वैल्यूड है और इसका फैसला कैसे किया जाता है? अब वो कहते हैं ना कि एक कहावत है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, है ना? आप खूबसूरत है या नहीं या कितनी है ये देखने वाला बता सकता है। ठीक उसी तरह से शेयर की प्राइस है। कोई शेयर सस्ता है या महंगा, ये इंडिविजुअल जजमेंट है। और वो इसलिए कि किसी भी शेयर में ट्रेड कब होता है, जब एक आदमी बेच रहा है, एक खरीद रहा है, बायर है, एक सेलर है, जी बराबर है, तभी ट्रेड होगा। सब बायर होंगे तो ऊपर का सर्किट, सब सेलर होंगे तो नीचे का सर्किट। तो अब किसी एक को तो खराब लग रहा है इसलिए वो बेच रहा है, किसी एक को अच्छा लग रहा है इसलिए वो खरीद रहा है। तो अब शेयर तो वही है, फिर ऐसा क्यों? यही खास बात है। ठीक उसी तरह से ये शेयर ओवर वैल्यूड है या नहीं, इसका महंगा, हाँ महंगा, ओवर वैल्यू से मतलब महंगा, इसका जजमेंट कोई नहीं कर सकता, इंडिविजुअल जजमेंट है। क्योंकि हर लेवल पर खरीदारी और बिकवाली हो रही है। एक आदमी को सस्ता लग रहा है इसलिए वो खरीद रहा है, दूसरे आदमी को महंगा लग रहा है इसलिए वो बेच रहा है। तो अब होता क्या है कि कई बार जो खरीदने और बेचने वाले हैं उनके नजरिए में फर्क होता है। कोई आदमी 5 साल और 10 साल के लिए एक शेयर खरीद रहा है तो फिर उसे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि कितना महंगा है कितना सस्ता है, क्योंकि मैं 10 साल में नजरिया लंबा है। हाँ, नजरिया लंबा है। लेकिन कोई आदमी 10 साल के बजाय 10 दिन के लिए खरीद रहा है या 10 घंटे के लिए खरीद रहा है, तो उसके लिए तो प्राइस बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फंडामेंटल इतने इंपॉर्टेंट नहीं, महंगे सस्ते से फर्क नहीं पड़ता, प्राइस ऊपर नीचे होगी या नहीं। अच्छा, अब आपको तो ये नहीं पता सामने वाला क्या सोचकर खरीद रहा है, बेच रहा है, क्योंकि सामने कोई आपको ऐसा तो है नहीं कि आप जिसके साथ ट्रेड कर रहे हैं उसको आप पता चल रहा हो। अब हो सकता है आप खरीद रहे हो, राकेश झुंझुनवाला बेच रहे हो, है ना, तो वो तो दिखता नहीं है। तो अल्टीमेटली कोई शेयर ओवर वैल्यू है या नहीं, ये एक इंडिविजुअल जजमेंट है। हम क्या कर सकते हैं, हम जनरली जो आगे के एपिसोड्स में हम बताएंगे कि पी मल्टीपल के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये शेयर महंगा है या सस्ता है। जनरली जो स्टॉक 40, 50, 60, 70 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड करते हैं उन्हें हम मानते हैं कि महंगे शेयर हैं। क्योंकि इन शेयरों को अपनी जो वैल्यू है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसके लिहाज से परफॉर्म करने में कई साल लगेंगे। तो जितना ज्यादा पी मल्टीपल का स्टॉक आप खरीद रही हैं उतना आप महंगा खरीद रहे हो, उस शेयर में उतना लंबा नजरिया आपको रखना होगा, है ना। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। और जनरली अब एक और बात यहाँ पर यह है कि अगर कोई चीज महंगी है तो बाजार को अच्छी लगती है इसलिए महंगी है, कोई सस्ती है तो इसलिए सस्ती है कि बाजार को पसंद नहीं है। तो ओवर वैल्यू की कोई डेफिनेशन नहीं है, इंडिविजुअल जजमेंट है। एक फंड को कोई शेयर अच्छा लग सकता है, दूसरे फंड को खराब लग सकता है उसी प्राइस पर, और इसीलिए ट्रेड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सुनील कौशिक का सवाल लेते हैं। हरियाणा से सवाल पूछ रहे हैं, स्टॉक स्प्लिट यहाँ पर क्यों किया जाता है और इसके पीछे की वजह क्या है और निवेशक को आखिर क्या फायदा होता है? एमआरएफ
ये एक स्टॉक, इसका भाव चलता है 40,000 रुपए। ओके। अब मैं आपको कहूँ कि 40,000 रुपए का शेयर खरीद लीजिए, आप खरीदेंगे? नहीं, बहुत महंगा है। बहुत महंगा है। और हो सकता है कि कुछ लोगों को 40,000 रुपए निवेश ही ना करने हो, बिल्कुल, पैसा कम लगाना हो, और कुछ लोगों को अगर करने भी हैं तो एक शेयर में 40,000 न लगाने हो, और मिनिमम एक तो खरीदना पड़ेगा, एक से कम तो खरीद नहीं सकते। तो अब तरीका क्या है फिर, जब शेयर इतना महंगा है और लोग खरीदना भी चाहते हैं, तो फिर इसका एक तरीका है कि कंपनियां, अच्छा दूसरा क्या होता है, जितनी ज्यादा महंगी प्राइस के शेयर हो जाते हैं ना, उतनी लिक्विडिटी कम हो जाती है, ऑब्वियसली ट्रेड कम होता है, ट्रेड कम होगा, है ना। महंगी वाली प्राइस के शेयरों में लोग ट्रेड करना नहीं पसंद करते, जिनको लंबा निवेश करना है। जैसे लंबी लिस्ट है, MRF, आयशर, बॉश, पेज इंडस्ट्री, ये बड़े अच्छे फंडामेंटल शेयर हैं, लेकिन इतनी महंगी प्राइस के कि इनमें ट्रेडिंग ही नहीं होती, तो फिर लिक्विडिटी कम हो जाती है। और जब लिक्विडिटी कम होती है, शेयरों में वॉल्यूम कम होता है, तो शेयर बेचने और खरीदने की जो इम्पैक्ट कॉस्ट हम कहते हैं, वो कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। तो फिर ऐसे में कंपनियां स्टॉक स्प्लिट करती है। स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या है कि समझिए आपके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, उस 10 रुपए की फेस वैल्यू को आप 5 रुपए कर सकते हैं, 5 रुपए की फेस वैल्यू को 2 रुपए कर सकते हैं, या 1 रुपए कर सकते हैं, या 10 रुपए की फेस वैल्यू को 1 रुपए कर सकते हैं, 100 रुपए की फेस वैल्यू तक उसी तरह से आप उसकी फेस वैल्यू धीमे धीमे घटा सकते हैं। तो इसकी वजह क्या यही होगी कि स्टॉक महंगा है और इसीलिए इसको स्प्लिट हाँ, करना और है? कोई वजह नहीं, ताकि स्टॉक का दाम कम हो जाए। अच्छा, आपके निवेश पे कोई फर्क नहीं पड़ना। समझिए आपके पास, आपने 40,000 रुपए में MRF खरीदा एक शेयर, फेस वैल्यू है 10 रुपए, कंपनी कहती है हम स्टॉक स्प्लिट करेंगे, हम 10 रुपए की फेस वैल्यू वाली शेयर को हम कर देंगे 1 रुपए की फेस वैल्यू वाली शेयर। तो अब होगा क्या, आपके पास 1 के बदले में 10 शेयर हो जाएंगे, और उसका भाव जिस दिन ये स्प्लिट होगा 40,000 से घटकर 4,000 रुपए। तो इफेक्टिवली आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन होता है कि भाव कम हो जाता है, ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाते हैं, ज्यादा खरीद पाते हैं, ज्यादा ट्रेडिंग होती है, ज्यादा लिक्विडिटी होती है, ज्यादा वॉल्यूम होता है, तो एक अच्छा पार्टिसिपेशन और सही प्राइस डिस्कवरी हो पाती है। तो निवेशकों को फायदा यही है, जब स्टॉक स्प्लिट होता है बड़े भाव के बाद, तो उनके लिए ट्रेडिंग करना, खरीदना बेचना थोड़ा आसान हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पे तो सवालों का सिलसिला जारी है, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे बढ़ते हैं और अलीगढ़ से अरविंद अली का सवाल लेते हैं, और पेनी स्टॉक्स का क्या अर्थ है ये पूछना चाहते हैं। पेनी का मतलब पैसा जी, ऐसे शेयर जो पैसों में ट्रेड करते हो, रुपयों में नहीं। हाँ, ठीक है ना। एक तरफ जहाँ MRF है 40,000 रुपए का शेयर, वहीं कभी कभी ऐसा होता है कि 40,000 रुपए में किसी कंपनी की आप परसेंटेज में इक्विटी खरीद सकते हैं, क्योंकि शेयर का भाव 40 पैसा चलता हो, या 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 1 रुपए, 1.5 रुपए, उन शेयरों को हम पेनी स्टॉक कहते हैं, कि अपनी फेस वैल्यू से बहुत कम, बहुत नीचे ट्रेड करते हो, या फिर उसकी प्राइस बहुत कम है। तो ऐसे ढेर सारे आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे, जो कोई 5 पैसा, 10 पैसा, 15 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए में ट्रेड कर रहे हैं। अब नेचुरली अगर कोई स्टॉक इतना नीचे ट्रेड कर रहा है तो उसकी वजह होंगी, बिल्कुल, या तो कंपनी का कारोबार कोई दमदार नहीं होगा, या प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, या लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा, साइज बड़ी छोटी होगी। किसी शेयर में कभी कभी सट्टा भी होता है, तो वो सट्टा हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद शेयर के दाम गिर गए। तो पेनी स्टॉक्स में जनरली वो शेयर हैं जिनकी क्वालिटी पर हमेशा सवालिया निशान होता है, और इसलिए हम राय देते हैं कि पेनी स्टॉक से दूर है। लेकिन कुछ लोग हैं जो पेनी स्टॉक में ही ट्रेड करना चाहते हैं, तो जब भी कोई आदमी पेनी स्टॉक खरीदना ही चाहता है, और कुछ लोग ये सोचकर खरीदते हैं कि अच्छा 25 पैसे का स्टॉक है, 50 पैसे का स्टॉक, मेरा मैक्सिमम नुकसान क्या होगा, 25 या 50 पैसा। वो अलग बात है कि 100% कैपिटल आपकी जा रही है, लेकिन 50 पैसे का जीरो हो गया तो भी आपका पूरा पैसा गया। लेकिन वो क्या सोचकर पैसा लगाते हैं कि चलिए 50 पैसा ना, मेरा 50 में उतना ही पैसा लगाऊंगा जितना जीरो हो जाए, और अगर ये 50 पैसे वाला स्टॉक 5 रुपए या 10 रुपए हो गया, तो मेरा रिटर्न 10 गुना 20 गुना हो गया। तो अगर आप पेनी स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं तो पहली बात सोच समझ कर लगाएं कि आप वाकई में ये खरीदना चाहते हैं। दूसरी बात, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये जीरो हो सकता है। और तीसरी बात, अगर आपको लगता है कि इसमें कभी न कभी कुछ ऐसा हो सकता है कि कंपनी बदल जाए या वैसे ही शेयर के भाव बढ़ने लगे तेजी के हाल, तो फिर आपको समय पर उसमें से निकल जाना भी जरूरी है। अब वो आप 5 गुना करके निकले, 10 गुना करके निकले, लेकिन एक बात बहुत साफ है, अगर आप क्वालिटी के लिहाज से, फंडामेंटल्स के लिहाज से पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपको बाजार में कोई भी आदमी ऐसा मिलेगा नहीं
जो ये कहेगा कि पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाइए, सब ये कहेंगे दूर रहें, 50 पैसे का जीरो भी हो सकता है। एब्सोल्युटली, यहाँ पे सावधानी आपको बरतनी होगी। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और रघु मित्तल का सवाल अब लेते हैं, जो पूछना चाह रहे हैं कि इक्विटी निवेश पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और शॉर्ट टर्म गेन टैक्स कैसे लगता है? बहुत इंटरेस्टिंग और अहम सवाल है। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो इक्विटी के निवेश पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है जीरो, कोई टैक्स नहीं। इससे बढ़िया कोई बात है ही नहीं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने की। आप पैसा लगाएं, कमाएं और टैक्स ना दें। वो कैसे होता है? कोई भी शेयर अगर आपने खरीदा है तो मिनिमम 1 साल के लिए आपको उसे होल्ड करना पड़ेगा। 1 साल के बाद अगर आप बेचते हैं और उस पर टैक्स कैपिटल गेन आता है, कोई भी आप मुनाफा बनाते हैं, तो आपको जीरो टैक्स देना है। सबसे बड़ी खासियत, खूबी रिटर्न कमाने के लिहाज से, टैक्सेशन के लिहाज से इक्विटी में यही है कि सरकार ने 1 साल से ऊपर के निवेश पर पैसा बनने पर टैक्स जीरो रखा हुआ है। अगर आपने आज शेयर खरीदा और 1 साल के भीतर भीतर बेच दिया तो क्या? तब उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर हो रहा है तो, अगर आपने मुनाफा कमाया तो उसे माना जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर भी देखिए सरकार ने क्या किया है। समझिए आप या मैं, हम हाईएस्ट टैक्स स्लैब में हैं, ठीक है। अगर हमारी कोई भी कमाई है तो वैसे तो हमें हाईएस्ट टैक्स स्लैब से देना चाहिए टैक्स, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर लगता है टैक्स सिर्फ 15%। यहाँ पे भी कंसेशनल रेट से आपको टैक्स लग रहा है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि अगर आपने 1 साल के भीतर भीतर शेयर बेचे, मुनाफा हुआ है, तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और सिर्फ 15% से टैक्स लगेगा। तो इक्विटी में निवेश को बढ़ावा देने के लिहाज से सरकार ने ये टैक्स में 2 बेनिफिट दिए हैं। पहले तो आपको डेफिनेशन समझ लेनी है। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल शेयर को रखना जरूरी है। शॉर्ट टर्म का मतलब कम से कम आपको 1 साल के भीतर बेचना। लेकिन एक चीज और ध्यान में समझिए, आज ही आपने शेयर खरीदा, आज ही बेच दिया, तो वो फिर शॉर्ट टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए मिनिमम 1 दिन तो आपको रखना पड़ेगा। आज खरीदे और कल बेचे, डिलीवरी आनी और जानी चाहिए। अच्छा, तो ही शॉर्ट टर्म होगा। शॉर्ट टर्म होगा। जो लोग सेम डे खरीदते बेचते, उन्हें माना जाता है ट्रेडिंग इनकम, बिजनेस इनकम। ओके। और उन पर टैक्स लगेगा फुल टैक्स लगता है। फुल टैक्स। ये आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, फुल टाइम जॉब है आपका, ठीक। जैसे कि आप दूसरे बिजनेस करते हैं, दूसरे बिजनेस में क्या होगा, आपकी अगर इंडिविजुअल है तो हाईएस्ट टैक्स स्लैब है, कॉर्पोरेट है तो 30% की टैक्स स्लैब जो लगती है वो आपको देनी पड़ेगी। तो फिर इंडिविजुअली अगर आप डे टू डे बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको फिर इन्वेस्टर नहीं मानता, वो आपको एक तरह से ट्रेडर और बिजनेसमैन मानता है कि ट्रेडिंग करना आपका पेशा है, आपका बिजनेस है। तो फिर आपको 15% वाला फायदा नहीं मिलेगा, आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। ये ध्यान रखें। तो कई बार ये बड़े डिस्प्यूट होते हैं कविता की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि अगर कोई ब्रोकर है तो ब्रोकर अगर निवेश करता है और डिलीवरी बेस्ड ट्रेड भी करता है, तब भी कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है ये तो आपका प्रोफेशन है, ये तो आपका बिजनेस है, भले आप डिलीवरी लेकर बेच रहे हैं तब भी हम इसे बिजनेस इनकम मानेंगे। तो वो डिस्प्यूट होते हैं जाते हैं। लेकिन एक आम निवेशक के लिए सिंपल बात यह कि अगर आप डे टू डे बेसिस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, पूरा टैक्स देना है। आज लेकर 1 साल के भीतर भीतर आप बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, 15% टैक्स देना है। और 1 साल के बाद आप बेच रहे हैं, कमा रहे हैं, जीरो टैक्स। चलिए, तो ये तमाम बारीकियां आपको समझनी होगी, इसके मुताबिक ही आपको शेयर बाजार में ट्रेड करना होगा। आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं अनिल जी। लेकिन पहला कदम के आज के एपिसोड में हम आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। अगले हफ्ते हम लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए आप बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।